नमस्कार, मैं मनोज जागलान एक बार फिर आपके साथ लाइव हूं और हम पढ़ रहे थे भारत के उद्योग। कल हमने कुछ बातें डिस्कस की थी और लास्ट में जो हमारी बात चल रही थी कल की क्लास में वो चल रही थी औद्योगिक नीति और उसमें चली थी 1991 की औद्योगिक नीति। तो मैं आपको बता दूं 1991 में नरसिंह राव सरकार सत्ता में आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने और उस समय हमारे देश की औद्योगिक नीति में बड़े स्तर पे परिवर्तन हुए और तीन चीजें अपनाई गई: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। यानी कि LPG, L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटलाइजेशन और G से ग्लोबलाइजेशन। ये जो बात थी ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो जल्दी से आप लाइव आ जाएं और आज की क्लास को देखें, आनंद लें। आज हम उद्योग को बड़े अच्छे स्तर पे लेके जाएंगे और सूती वस्त्र और लोहा इस्पात उद्योग दोनों को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जल्दी से आप जुड़े। हाँ, भारत के उद्योग। तो हमारी आज की जो बात चलेगी सबसे पहले वो चलेगी 1991 की औद्योगिक नीति। इससे पहले की क्लास में हम तीन औद्योगिक नीतियों को डिस्कस कर चुके हैं। औद्योगिक नीति जिसने कल की क्लास नहीं देखी है तो वो देख लेना। 1991 की औद्योगिक नीति। हाँ, जल्दी से आप बताइए, कल वाली क्लास को आपने देखा था? कल वाली क्लास जहां तक समझाई वहां तक समझ में आ गई थी क्या? ओके। 1991 में नरसिंह राव सरकार सत्ता में आई। नरसिंह राव सरकार सत्ता में आई और वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इसलिए इस औद्योगिक नीति को राव मनमोहन औद्योगिक नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? राव मनमोहन औद्योगिक नीति। इसका नाम होता है राव मनमोहन औद्योगिक नीति। इस समय औद्योगिक नीति में बड़े बदलाव किए। कौन से बदलाव किए? तो आपको याद रखना है कि इस समय जो बदलाव किए वो तीन बदलाव किए। सबसे पहला बदलाव था उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब लिबरलाइजेशन, मतलब कोई भी उद्योग लगाए। हाँ, 30 मिनट ही चली थी भी कल की क्लास। हाँ, कोई भी उद्योग लगाए उसको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़े, उसको कोई मना नहीं करे कि आप ये उद्योग नहीं लगा सकते, सबको उद्योग लगाने की छूट। यही उदारीकरण है। उदारीकरण। निजीकरण। निजीकरण का मतलब प्राइवेटलाइजेशन। और वैश्वीकरण। वैश्वीकरण यानी कि आपका ग्लोबलाइजेशन। यानी इसका नाम था L, इसका नाम था P और इसका नाम था G और इसीलिए इसको LPG कहा गया। राम राम भाई, राम राम मनोज, राम राम रितु गोदारा, नमस्ते पूनम, नमस्ते सोनू, कुलदीप जागलान, सभी को राम राम, नमस्ते। ओके बेटा, अभी करें शुरू बात को। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो केवल यही है कि कौन सी औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया। तो 1991 की औद्योगिक नीति में, 1991 की औद्योगिक नीति में अब मैं आपको एक एक बात बताऊंगा कि ये उदारीकरण की शुरुआत होती क्या है। उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब होता है, आप सीधा समझे, उद्योगों के लिए लाइसेंस की बाध्यता समाप्त करना। और इस औद्योगिक नीति के बाद केवल 18 उद्योग ऐसे बचे थे जिनमें लाइसेंस लेना जरूरी था, बाकी में लाइसेंस की बाध्यता समाप्त कर दी थी। आज की बात करें,
आज की, तो केवल 5 उद्योग ऐसे हैं जिनमें लाइसेंस लेने की आवश्यकता है, बाकी में लाइसेंस की कोई बाध्यता नहीं है। और आप सीधे शब्दों में कहो तो यह भी कह सकते हो उदारीकरण ने सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष नियंत्रणों में कमी, मतलब सरकार का जो कंट्रोल होता है इंडस्ट्री पे वो कम कर दिया। आप चाहो उद्योग लगाओ, आप चाहो वो बेचो। जैसे पहले सीमेंट का सरकार भाव तय करती थी, तो अब सीमेंट का भाव सरकार तय करेगी, तो उद्योगपति को खर्चा ज्यादा गया, सीमेंट का भाव सरकार ने कम तय कर दिया, तो उद्योगपति के तो घाटा लगेगा। तो ये वाली सिचुएशंस जो होती है इनकी बात हम कर रहे थे। ओके, चलें इस बात पे। उद्योगों के लिए लाइसेंस लाइसेंस की बाध्यता समाप्त करना, लाइसेंस की बाध्यता समाप्त करना। आप उद्योग लगाना चाहते हो लगा दो, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप ये भी कह सकते हो सरकार द्वारा लगाए प्रत्यक्ष सरकार द्वारा लगाए प्रत्यक्ष नियंत्रणों में कमी, प्रत्यक्ष नियंत्रणों में कमी। इसके बाद केवल 18 उद्योगों के लिए, इसके बाद केवल 18 उद्योगों के लिए 18 उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी बचा। पहले आपको हर चीज के लिए सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी था। वर्तमान में केवल 5 प्रकार के उद्योग लगाने के लिए 5 प्रकार के उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अब आप देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, बिजली से संबंधित उद्योग, इसमें लाइफ का खतरा रहता है ना उन चीजों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस व रक्षा संबंधी उपकरण, इसके लिए आप इस प्रकार की कोई चीज बना रहे हो तो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। हाँ, दूसरा बारूद बारूद व बारूद, जैसे माचिस है, माचिस बनाओगे, पटाखा बनाओगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बारूद व औद्योगिक विस्फोटक, मान लो कोई विस्फोटक पदार्थ है वो उद्योगों में काम आता है जैसे माचिस में, तो भी आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तीसरा खतरनाक रसायन, जैसे आपको पता ही है हमारे मतलब कृषि में छिड़काव के लिए कई जहरीले पदार्थ होते हैं, उनके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। तंबाकू व सिगरेट उद्योग, तंबाकू व सिगरेट उद्योग तंबाकू व सिगरेट उद्योग, इसके लिए। और मादक पेय, इन सब का उद्योग आप लगाना चाह रहे हैं तो आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इन 5 के अलावा आप कोई भी उद्योग लगा रहे हो तो आपको लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
इतनी बात क्लियर है? क्लियर होते ही आप हमें थंब भेजा करो ताकि हमें समझ में आए कि आपने लिख लिया। आपको बात क्लियर होगी। अब मैं आगे चलूंगा तो फिर ये नहीं पता रहता कि आपकी क्या स्थिति है। हाँ, ये इसमें ये अनिल जो हमारे इसमें आ जाता है, ये हमारे जो खाने पीने से संबंधित वस्तुएं होती हैं उनके लिए, खाने पीने की सब इसी में आ जाती है। हम्म। ओके। अब हम चले अगली बात पे, और हमारा 2 नंबर पॉइंट है निजीकरण। अच्छा, निजीकरण का मतलब क्या होता है? सरकार के पास कोई एक इंडस्ट्री है, कोई उद्योग है, जैसे HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, या कोई और इंडस्ट्री HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स। तो इस प्रकार के जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं उनको पूर्णतः किसी निजी कंपनी को बेच देना, या उसका कुछ शेयर बेच देना, या उनका प्रबंधन, कंपनी तो सरकारी है लेकिन उसका मैनेजमेंट कोई प्राइवेट कंपनी करे, इस प्रकार के जो काम है वो आपके क्या कहलाते हैं? निजीकरण। आज यदि हम बात करें तो हमारे भारत में केवल 2 उद्योग ऐसे हैं जो केवल सरकार लगाएगी, बाकी सभी उद्योग निजी क्षेत्र में लग सकते हैं, और वो है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा का प्लांट सरकारी लगाती है, और रेलवे से संबंधित कुछ रेलवे से संबंधित कुछ सामान, आजकल सारे सामान तो रेलवे के भी रेलवे नहीं बनाती है, लेकिन कुछ सामान आज भी रेलवे के रेलवे भारत सरकार ही बनाती है। हाँ, निजीकरण में आप देखें, निजी क्षेत्र द्वारा, निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उद्योग, किसी उद्योग पर पूर्ण, किसी उद्योग पर पूर्ण या आंशिक, पूर्ण या आंशिक स्वामित्व, मतलब स्वामित्व क्या करना? प्रदान करना, अपने पास लेना, प्रदान करना। निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उद्योग पर पूर्ण या आंशिक स्वामित्व प्रदान करना, मतलब अपने आप के अंडर में ले लेना, ग्रहण कर लेना, इस प्रकार की बातें। हाँ, तथा उनका प्रबंधन करना, ये भी कह सकते हैं, तथा उसका प्रबंधन करना, प्रबंधन करना। जैसे अभी मान लो कोई भी हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार की परिवहन सेवाएं हैं, अब सरकार उनको किसी निजी कंपनी को ठेके पे दे दे कि बस तो सरकार की है लेकिन चलाएगी निजी कंपनी, तो ये निजीकरण होता है। इस प्रकार की चीजें निजीकरण होती है। हाँ, वर्तमान में, वर्तमान में केवल 2 प्रकार के उद्योग, 2 प्रकार के उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए और आरक्षित है। एक तो परमाणु ऊर्जा से संबंधित, परमाणु ऊर्जा से संबंधित, और नंबर 2 रेलवे से संबंधित उद्योग, उद्योग रेलवे से रिलेटेड जो आपकी इंडस्ट्री है वो सब। निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उद्योग पर पूर्ण या आंशिक स्वामित्व प्रदान करना, उसका प्रबंधन करना निजीकरण कहलाता है। और एक आपका आ गया वैश्वीकरण। हाँ, क्या आ गया? वैश्वीकरण।
वैश्वीकरण क्या होता है? घरेलू बाजार को घरेलू बाजार को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना, विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना। आप इसको ऐसे समझे, आपके देश में चीनी मिल रही है 40 रुपए किलो, और आपको कोई भी देश, मान लो ब्राजील चीनी दे रहा है 35, तो आप ब्राजील से चीनी मंगवाओ। ये है वैश्वीकरण। आपके देश में प्याज मिल रहा है 20 रुपए किलो, और बाहर किसी देश में मान लो 10 रुपए मिल रहा है, तो 10 वाला मंगवाओ। आप वाला गलने दो, सड़ने दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाजार ये कहता है कि जो सबसे सस्ता देगा उससे हम लेंगे। यही आपका वैश्वीकरण है कि भारत के बाजार को विश्व के बाजार से जोड़ दिया, यही तो वैश्वीकरण है। और एक चीज और इसमें एक और प्रभावी होती है, वो भी आप समझे। हाँ, क्या? इस नीति में प्रत्यक्ष, इस नीति में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी निवेश की सीमा, निवेश की सीमा 51% कर दी गई। मतलब डायरेक्ट कोई भी देश या हमारे देश में आके हमारे देश की किसी कंपनी के साथ मिलके 51% तक एफडीआई कर सकता है। आजकल तो बहुत सारे क्षेत्रों में एफडीआई 100% है। अब की बात करें तो ये आपकी कुछ बातें थी। इसके बाद हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग की। यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई तो आप मुझे तुरंत कमेंट करें, फिर मैं आपको अगली बात पे लेके चलता हूं। अच्छा, मेरा मानना यह है कि आपके सामान्य एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा, भारत की कौन सी औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया। 1991 की औद्योगिक नीति में, इतना याद कर लेना आप, बाकी आप चाहे छोड़ भी देना। और अभी आपको निजीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, उदारीकरण क्या होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। हाँ, चले अगली बात पे जल्दी से आप बताएं। हाँ, निकिता करी डन सर। ओके, अब हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग सामान्य तो आपको पता ही है, ये सबसे प्रमुख उद्योग होता है, क्योंकि सबसे मूलभूत आवश्यकता में से एक आवश्यकता होता है कपड़ा। कपड़ा रोटी मकान, तो कपड़ा मूलभूत आवश्यकता है और ये चाहिए सूती वस्त्र। सबसे पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि देश में, हाँ, देश में रोजगार देने में कृषि के बाद दूसरा स्थान, पूरे देश में रोजगार देने के मामले में कृषि के बाद दूसरा स्थान है। हाँ, कृषि के बाद दूसरा स्थान। आप समझ में आई आपकी बात? ये ऋतु गोदारा क्या लिख दिया भाई तूने? ओके ना, क्या बता क्या लिखा है? पंजाबी लिख दिया, मेरे को थोड़ी समझ में आती है। देश में रोजगार देने में कृषि के बाद दूसरा स्थान सूती वस्त्र उद्योग का है। अब आप आ जाइए अगली बात पे, कच्चा माल। कच्चा माल क्या होगा? सूती वस्त्र उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कपास होगा। अब कपास, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कपास शुद्ध कच्चा माल है। सर, कपास शुद्ध कच्चा माल कैसे है? तो ऐसे है शुद्ध कच्चा माल, 100 केजी रुई में आपके 100 केजी ही क्या बनेगा? धागा। और 100 केजी धागे में 100 केजी ही क्या बनेगा? कपड़ा। अरे वाह! आप बताओ, मान लो आपको कोई भी शहर, मान लो आप कि ये एक शहर है रोहतक, आप में रोहतक में आपको चाहिए कपड़ा,
और आपके रोहतक में कपास उत्पन्न नहीं होती है। ओके। हाँ, आपको रोहतक में कपड़ा चाहिए। और अहमदाबाद, अहमदाबाद में आपके उत्पन्न होती है कपास। कपास। अब देखो, दोनों बातें हो सकती हैं। एक बात तो ये कि आप यहां से क्या लेके आओ, रुई। आप यहां से रुई लेके आओ और कपड़ा रोहतक में ही बना लो, एक तरीका। और दूसरा तरीका ये कि आप यहां से कपड़ा लेके आओ और फिर यहां लाके पहन लो, बस सीधी सी बात है। तो आपको बनाना नहीं पड़ा। दोनों में से कौन सी चीज सही है? तो दोनों में से ज्यादा सही जो है ना, वो रुई वाली है। क्यों है? रुई तो आप ट्रक में जेसीबी से भरवाओ चौकस और ले आओ, और कपड़े आप इतने सारे स्टोर कर दोगे तो आपको ज्यादा गाड़ी चाहिएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आएगी। एक बात। अच्छा, चाहे रुई ले आओ और चाहे कपड़ा ले आओ, दोनों में भार तो बराबर है। दोनों में भार बराबर है। इसीलिए जिस भी उद्योग में कच्चा माल, ध्यान से सुनना, ये बात पेपर में आती है, जिस भी उद्योग में कच्चा माल शुद्ध होता है वो उद्योग लगता है बाजार में। बाजार मतलब जहां कपड़ा बिकेगा। हाँ। सचिन बेटा, मैं जो बात बता रहा हूं वो मैं हरियाणा की भूगोल की नहीं बता रहा, मैं भारत की भूगोल में बता रहा हूं। ओके बेटा। और मेरा जो एग्जाम्पल है, इसका मतलब ये है कि जैसे आपको एक और एग्जाम्पल बता देंगे इसके। जैसे आपको ये लगे कि सर ऐसे तो फिर सब जगह ऐसे होता, नहीं होता। जैसे मान लो भाई, गन्ना जो उत्पन्न होता है, गन्ना वो उत्पन्न होता है रोहतक में। रोहतक में। और आपको चिन्नी चाहिए, चिन्नी, और वो चाहिए भिवानी में। भिवानी में। आप बताओ, भिवानी आप यहां से गन्ना लाओगे या आप यहां से चिन्नी बना के लाओगे? चिन्नी बना के लाओगे। तो आपको पता है गन्ना आप यहां नहीं ला पाओगे। क्यों नहीं ला पाओगे? आपको पता है क्या? 100 केजी गन्ने में 10 केजी चीनी बनती है। और मान लो आप यहाँ गन्ना लेके आए तो 90 किलो का भाड़ा फालतू का लग गया। जितने रुपए की चीनी नहीं बनी, इतने रुपए किराया लग गया। तो आप यहाँ चीनी लेके आओगे। अब चीनी उद्योग जो है ना, चीनी उद्योग, चीनी उद्योग वहीं लगेगा जहां गन्ना होगा। यानी चीनी उद्योग लगता है कच्चे माल के क्षेत्र में। कच्चे माल के क्षेत्र में। तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि सूती वस्त्र उद्योग कैसा उद्योग है, तो आप बताओगे ये बाजार आधारित उद्योग है। जबकि चीनी उद्योग कच्चा माल आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग वहीं निकले, वहीं लगेगा जहां गन्ना होगा। बात क्लियर हो गई ना? अब ये विश्व में कोई भी उद्योग हो, आप चाहे लोहा इस्पात उद्योग पढ़े, चाहे कोई भी उद्योग पढ़ेंगे, तो आप सबसे पहले यही पढ़ोगे कि वो उद्योग कैसा उद्योग है। हाँ, वो उद्योग कैसा उद्योग है। इधर आपके सवाल का उत्तर आ गया। तो आप बताओगे सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग कैसा उद्योग है? बाजार आधारित उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग बाजार आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग कैसा है? कच्चा माल आधारित उद्योग है। एक बात तो ये होती है। इसके बाद आपका सवाल जो बनेगा वो कहां से बनेगा? भारत में पहली सूती वस्त्र मिल, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल बताओ कहां लगी? सूती वस्त्र मिल कहां लगी? भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहां लगी? जल्दी बताओ। हाँ, भारत में पहली सफल सूती वस्त्र मिल, सफल सूती वस्त्र मिल कहां लगी? भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहां लगी?
और पहली सफल सूती वस्त्र मिल कहां लगी? दोनों में क्या अंतर है आप बताओ। तो भारत में पहली सूती वस्त्र मिल 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर, कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में लगी, कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में लगी। 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में लगी। एक बात, शाबाश। लेकिन ये क्या रही? असफल, असफल रही। क्यों रही? ये आज की बात नहीं है, 1818 की बात है। और उस समय भी कपास जो उत्पन्न होती थी वो आपके महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इस वाले एरिया में होती थी। तो वहां से कपास जाती कलकत्ता, फिर जाके वहां कपड़ा बनता, तो भाड़ा ही इतना हो जाता कपास का, तो वो इसलिए असफल हो गई। और भारत की पहली सफल सूती वस्त्र मिल जो लगी वो 1854 में मुंबई में कवास जी डाबर ने लगाई, कवास जी डाबर ने लगाई। ये बणिए का नाम है कवास जी डाबर। और मुंबई में सूती वस्त्र मिल सफल रही। इसके पीछे का रीजन ये था, एक तो मुंबई जो है वो कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट था, महाराष्ट्र और गुजरात, वहां काली मिट्टी कपास का उत्पादन होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुंबई समुद्र के तट पे था, और समुद्र तट पे हवा नमी वाली होती है, उससे धागा टूटता नहीं है। आजकल तो एसी में सब में ह्यूमिडिटी पानी के द्वारा बढ़ा घटा ली जाती, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले जो होता था वो नेचुरली होता था। तो उस समय सूती वस्त्र उद्योग केवल समुद्र तटीय इलाकों में ही कामयाब हुए, बाकी जगह कामयाब नहीं हुए। आज तो कहीं भी लग जाते हैं, ये वाली बात है। हाँ भाई, बात समझ में आई क्या? चलो, इतनी बात क्लियर होगी। अब आपको अगली बात पे चलना है। भारत में 1905 में स्वदेशी आंदोलन चला, स्वदेशी आंदोलन चला, जिससे सूती वस्त्र उद्योग, जिससे सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिला। भाई स्वदेशी आंदोलन चला तो उस समय तो इंग्लैंड से कपड़ा आता था, उसका विरोध हो गया, भारत वाले कपड़े की वैल्यू बढ़ी और बिल्कुल हमारे सूती वस्त्र उद्योग को फायदा मिला। इतनी बातें आपको क्लियर हैं तो जल्दी से आप कमेंट कर दो ताकि मैं आगे चलूं। बड़ा समय अपनी रफ्तार के साथ आगे चल रहा है और हम धीरे धीरे चल रहे हैं, तो हमें जल्दी इन बातों को कंप्लीट करना चाहिए। हाँ, जल्दी बता दो भाई, इतनी बातें क्लियर होगी तो। एक लोहा इस्पात उद्योग और कंप्लीट करेंगे हम इसके बाद। 1905, ये 1905 है, 1905। जी सर, चलते हैं। अब देखिए आप, हुआ क्या, स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के समय सूती वस्त्र उद्योग को, सूती वस्त्र उद्योग को बड़ा झटका लगा, बड़ा झटका लगा। क्योंकि क्योंकि हुआ क्या, सूती वस्त्र उद्योग तो ज्यादा नहीं गए, क्योंकि 14 कारखाने, कारखाने तो कोई ज्यादा नहीं, 14 कारखाने वह, ये बड़ा झटका हो गया। 40% कपास उत्पादक क्षेत्र, कपास उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान में चला गया। 40% कपास उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया और इस उद्योग को बड़ा झटका लगा, क्योंकि हमारे पास कच्चा माल वाला क्षेत्र था, कपास वाला, वो तो पाकिस्तान में चला गया, तो हमारे तो दिक्कत हो गई ना, बड़ा झटका लगा। अब हम बात करेंगे, उस बात को छोड़ देते हैं। सूती वस्त्र उत्पादक राज्य, हमारे देश में सूती वस्त्र उत्पादक राज्य कौन से?
सबसे पहला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की हम बात करें, सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम। अब ज्यादा कुछ बातें आपको बताने की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ, यहां मुंबई है और मुंबई की आपको यही याद रखनी है, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी। उद्योग की राजधानी, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कौन है? मुंबई है। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कौन है? मुंबई। क्या इसको कपास का विराट नगर भी कहते हैं? कपास का विराट नगर, कपास का विराट नगर भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और 2 नंबर पे आपके जो स्टेट था वो गुजरात है। गुजरात, गुजरात में आपको याद रखना है अहमदाबाद। अहमदाबाद ही है, तो अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर, भारत का मानचेस्टर। इसके पीछे रीजन ये होता है कि विश्व में पहली बार सूती वस्त्र के कारखाने मानचेस्टर में लगे थे, ब्रिटेन में, और पूरे विश्व को सूती वस्त्र मानचेस्टर से जाता था। तो आज जहां पर भी सूती वस्त्र का उत्पादन ज्यादा होता है उसको एक नाम दे देते हैं मानचेस्टर। तो भारत का मानचेस्टर, पूर्व का बोस्टन भी कह देते हैं, पूर्व का बोस्टन। बोस्टन में अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनता था, या अच्छी क्वालिटी का कपड़ा कपड़ा बनता है गुजरात में, इसलिए ऐसा कहा जाता है। अच्छा, तीसरा आपका जो सवाल बनता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, तमिलनाडु। भारत में सर्वाधिक 800 सूती वस्त्र मिल, सूती वस्त्र मिल, सबसे ज्यादा सूती वस्त्र मिल आपकी कहां पे है? कहां पे है? तमिलनाडु में। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, बहुत बार पूछा गया है। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल कहां है? बच्चा बिना सोचे बताता है महाराष्ट्र, गुजरात, ना 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 ना, तमिलनाडु में। लेकिन ये छोटे आकार की हैं, छोटी हैं ये, सबसे ज्यादा यही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां आपका एक कोयम्बटूर शहर है, कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर क्या कहलाता है? दक्षिण का मानचेस्टर, दक्षिण का मानचेस्टर कहलाता है, मानचेस्टर कहलाता है, दक्षिण का मानचेस्टर कहलाता है। ये आपकी बात है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आपको पता है कानपुर शहर है सबसे प्रसिद्ध। और कानपुर का एक सवाल है, उत्तर का मानचेस्टर, दक्षिण का मानचेस्टर, उत्तर का मानचेस्टर, ये आपके सामने आ गया। और एक बात हमें और बतानी रहेगी, और वो मैं यहां बता देता हूं आपके लिए, तो ये पेज भी यही रह जाएगा और काम भी निकल जाएगा हमारा। हाँ, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में आपको इतना याद रखना है, यहां सूती वस्त्र मिल, मिल बाजार आधारित हैं, आधारित हैं। जबकि महाराष्ट्र में, जबकि महाराष्ट्र में कच्चा माल आधारित है, कच्चा माल आधारित है। सही बात है भी, वहां तो कपास का उत्पादन होता है, तो कच्चा माल आधारित ही है। हाँ, ये सब बातें क्लियर हो गई सूती वस्त्र उद्योग में। इसके अलावा आपसे कोई ज्यादा कुछ पूछने वाला होता नहीं है, जो मैंने आपको बताया इसके अलावा। जल्दी से आप मुझे इतनी बातें क्लियर करो कि ये सब क्लियर हो गया है या नहीं हुआ। बता दो भाई, बता दो, जल्दी बता दो क्या स्थिति है। बताओ क्या स्थिति है। अभी तक कमेंट नहीं आए। हाँ,
हम चलेंगे लोहा इस्पात उद्योग के पास। अभी देख लेते हैं अगला उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग। जब खान से निकलता है तो नाम होता है लो एस्क, और जब इंडस्ट्री में तैयार हो जाता है तो नाम हो जाता है आयरन एंड स्टील। ओके भाई, ओके, आयरन एंड स्टील। सबसे पहले जैसे हमने पिछले उद्योग में देखा था, सेम प्रोसेस, लोहा इस्पात उद्योग बहुस्थिति उद्योग है, बहुस्थिति उद्योग है, मल्टी लोकेशन इंडस्ट्री है ये कहीं भी लग जाता है लेकिन बहुत सारी चीजों पे ध्यान देता है। ओके, बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है। दूसरी बात, आधारभूत उद्योग, ठीक बात है। आपको पता है लोहे से क्या बनती है? लोहे से आलपिन से लेके जहाज तक सब कुछ बनती है। भाई इससे आलपिन से स्टार्ट कर दो, आलपिन से समुद्री जहाज, समुद्री जहाज तक, समुद्री जहाज तक सब बनती है। आलपिन से लेके और समुद्री जहाज तक सब कुछ बनता है। ओके, कच्चा माल कौन सा होता है इसका, इस पे आ जाते हैं हम। कच्चा माल, एक तो कच्चा माल चाहिए लोह एस्क। अब आप बताओ 100 किलो के पत्थर में 100 का 100 ही थोड़ी कोई इस्पात बन जाएगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब अशुद्ध कच्चा माल है। ये 12th क्लास की किताब में मिलेंगे भाई, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं। हाँ, लो एस्क, कोयला, कोयला, चुन्ना पत्थर, चुन्ना पत्थर, चुन्ना पत्थर भी तो चाहिए होता है। कल परसों मैंने आपको बताया भी होगा, लोहा इस्पात उद्योग में चुन्ना पत्थर की रिक्वायरमेंट होती है। कोयला भट्टी में जलाने के लिए, मैग्नीज जब आप लोहे में डालोगे तभी तो वो स्टील बनेगा। मैग्नीज डालने से लोहा कठोर होता है और जंग रोधक होता है, जंग रोधक, जंग नहीं लगता है। और अब देखो ये सारे के सारे कच्चे माल जो हैं ये भार ह्रास वाले हैं, भारी हैं, इनके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत लगती है। इसलिए ज्यादा सही यही है, ज्यादा सही यही है कि क्या, कि ये लोहा इस्पात उद्योग जो है वो कहां लगे? कच्चे माल के क्षेत्र में लगे। ये सभी, ये सभी कच्चे माल अशुद्ध व भारी हैं, अशुद्ध व भारी हैं। अतः इस्पात उद्योग, इस्पात उद्योग कच्चे माल के क्षेत्र में, इस्पात उद्योग कच्चे माल के क्षेत्र में ज्यादा लगता है, ज्यादा लगता है। लेकिन कोई और परिस्थिति भी हो सकती है। जैसे आप सोचिए कि यहां आपका मिलता है लोह एस्क, एस्क, और इधर मिलता है कोयला, कोयला, और एक नदी आपकी इधर से आती है, एक नदी इधर से आती है, ये दोनों यहां मिल जाती है। ये भी नदी है और ये भी नदी है। अब नदी तो सस्ता जल परिवहन लगा मिल जाएगा, तो आपका उद्योग जो है वो यहां स्थापित हो जाएगा, उद्योग यहां लगेगा। अब मल्टी लोकेशन इंडस्ट्री हो गई कि नहीं हो गई, बताओ? तो इस प्रकार की सिचुएशन में ये उद्योग कहीं भी लग जाता है। समझ में आ गई बात? ज्यादा बेस्ट पोजीशन ये है कि कच्चे माल के क्षेत्र के नजदीक लगे, लेकिन सस्ता कोई जल परिवहन उपलब्ध हो जाए, रेल परिवहन उपलब्ध हो जाए, या कोई इस प्रकार की सिचुएशन भी हो सकती है कि किसी एक क्षेत्र से यहाँ कोयला आ रहा हो और यहाँ लो एस्क मिलता हो, तो यहां से लो एस्क यहाँ चला जाए, यहाँ पे भी उद्योग हो जाए, यहाँ पे भी उद्योग हो जाए। ऐसी स्थिति भी हो सकती है, ऐसी स्थिति भी हो जाती है। ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद आपको याद रखना है, भारत में पहला लो इस्पात कारखाना कब लगा? भारत में प्रथम लो इस्पात कारखाना, प्रथम लो इस्पात कारखाना 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में लगा। पश्चिम बंगाल के कुल्टी, कुल्टी,
पश्चिम बंगाल के कुल्टी में लगा। कुछ समय बाद ये बंद हो गया था, लेकिन ये हमारा सफल ही माना जाएगा। बिल्कुल। हाँ भाई, एक बात। दूसरी बात आपको याद रखना है, भारत में आधुनिक उद्योगों का उदय, आधुनिक इस्पात उद्योगों का उदय 1907 में टिस्को टिस्को की स्थापना के बाद हुआ। मतलब टिस्को लगने के बाद हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने थोड़ी स्पीड पकड़ी। हाँ बेटा, ये बात रितु, काम चालू 1874 में हुआ था, और जो ये लगा, इसकी नींव कह सकते हो आप। नींव जो थी वो 1870 में रखी थी। हाँ, नींव 1870 में रखी थी, काम 1874 में लागू हुआ था। ये भी बनना शुरू 1907 में हुआ था, प्रोडक्शन स्टार्ट 1908 में हुआ था। लेकिन इनके जो पर्टिकुलर चीजें होती हैं वो हम लिखते चलते जा रहे हैं। हाँ, इसके बाद हम चलेंगे प्रमुख कारखाने। जितना आपके एग्जाम में आते हैं केवल उतनी ही डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर आपके समझ से बाहर हो जाएगा मामला। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, ये आपके कहां लगा? जमशेदपुर। अभी तो जमशेदपुर में, और जमशेदपुर कहां है? झारखंड में। और जब लगा था तब कब लगा था? 1907 में बिहार के साकची गांव में लगा। जब लगाया तब तो बिहार का साकची गांव था, बाद में ये बड़ा शहर बन गया जमशेदपुर। बिल्कुल सही बात है। हाँ, एक कहां स्थित है ये पूछ लेते हैं, तो आपको बताना है मुंबई कलकत्ता रेल मार्ग पर कलकत्ता पोर्ट से 240 किलोमीटर दूर, मतलब कलकत्ता से पहले 240 किलोमीटर पहले। बेटा 12th क्लास में भूगोल की किताब है भारत अर्थव्यवस्था एवं लोग, उसमें आपको मिल जाएगी ये सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। और आप करोगे क्या? मैं जब आपको निष्कर्ष सारा उपलब्ध करवा ही रहा हूं, आपको मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो बस। अगली बात पे देखिए, ये जो कारखाना है ये आपको पता होना चाहिए, सवर्ण रेखा वह खरखोई नदियों के संगम पर है। सवर्ण रेखा व खरखोई नदियों के संगम पर है, सही बात है। अच्छा, सवाल कई बार जब आप एस्टेट वगैरह देते हो तो ये भी पूछ लेते हैं कि लोहा एस्क कहां से मिलता है इसको, इस टिस्को को लोहा एस्क कहां में से मिलता है? तो आपको पता है झारखंड में नोआ मंडी व बादाम पाड़ खान है। नोआ मंडी व बादाम पाड़ से नोआ मंडी व बादाम पाड़ से। और कोयला कहां से मिलेगा? कोयला इसको दो जगह से मिलता है। कोयला इसके एक तो नजदीक जोड़ा की खान है। जोड़ा की खान कहां है? ये उड़ीसा में है भाई, ओडिशा में जोड़ा की खान। और इसके अलावा बोकारो व जरिया से इतने ही आपके सवाल की संभावना है। टिस्को जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा ने 1907 में बिहार के साकची नामक स्थान पे लगाया। मुंबई कलकत्ता रेल मार्ग पर कलकत्ता पोर्ट से 240 किलोमीटर पहले स्थित है। सवर्ण रेखा और खरखोई नदियों के संगम पर है। कोयले की जो खान है वो कोयला इनको जोड़ा की खान से प्राप्त होता है। लो एस्क नोआ मंडी और बादाम पहाड़ से प्राप्त होता है। ये आपकी बातें हैं। इसके बाद हम चलेंगे अगली बात पे, और अगला हमारा कारखाना जो आएगा वो आएगा इसको का मतलब होता है इंडियन आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन।
भारतीय इस्पात उद्योग के कारखाने हैं और इसके 3 कारखाने हैं, इसके 3 कारखाने हैं। इसको के कितने कारखाने? 3 कारखाने हैं। एक आपका है बर्नपुर में, बर्नपुर में, एक कहां पे है? बर्नपुर में, और एक आपका कहां है? कुल्टी में, कुल्टी में, और एक है हीरापुर में। मैं आपको बता दूं, हीरापुर में जो है ना वो डलवा लोहा बनता है, डलवा लोहा, ढलवा लोहा बनता है। यहाँ पे डलवा लोहा बनता है, डाल के लोहा बना देते हैं, उसका यहाँ मैग्नीज मिला के इस्पात बना दिया जाता है। और यहाँ इंचित इंचित वस्तुएं, जैसा आप चाहते हो वो वस्तुएं, गाटर सरिया जाली जंगला जो भी बनाना चाहते हो, रेल की लाइन पटरी वटरी जो भी, वो सब बन जाएगा। ये वाली बात है। ये है कहां? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है जी। और बताओ, और क्या बताएं? बताओ। लो एस्क कहां से मिलेगा इनको? लोह एस्क इनके पास में सिंहभूम, सिंहभूम लो एस्क क्षेत्र है, तो वहां से मिल जाएगा। और कोयला, कोयला दामोदर घाटी से, कोयला दामोदर घाटी से, दामोदर घाटी से मिल जाएगा। थोड़ी दूर भी होगा तो दामोदर नदी सस्ता जल परिवहन उपलब्ध करवा देगी और उससे मिल जाएगा। तीसरा आपका एक कारखाना रहता है जिसको VISL बोलते हैं, VISL। अच्छा, इसका नाम होता है विसव सवरैया, विसव सवरैया, विसव सवरैया इस्पात कारखाना, कारखाना। ये कहां है? तो ये आपका भद्रावती में है, भद्रावती, भद्रावती, भद्रवाती, भद्रवाती लिख दिया भाई, भद्रवाती थोड़ी होता है, भद्रावती होता है। हाँ, भद्रावती, भद्रावती कहां है? कर्नाटक में, भद्रावती कर्नाटक में है। हाँ, भद्रावती कर्नाटक में। 1923 में लगा था, 1923 में मैसूर, मैसूर के शासक ने लगाया। हाँ, 1923 में मैसूर के शासक ने लगाया। दूसरी बात सुनिए, 1962 में सरकार द्वारा अधिकृत, अधिकृत 1962 में सरकार ने कहा अब हम चलाएंगे इसको। लोहा कुंद्रेमुख से मिलेगा, लोहा कुंद्रेमुख कर्नाटक की खान है। अच्छा, एक बात याद रखना, कोयला नहीं है यहां, कोयला नहीं है। पहले पहले तो यहां वनों से लकड़ी से कोयला बना के उपयोग लिया जाता था। और सरावती, सरावती परियोजना से जल विद्युत, आजकल जल विद्युत मिलती है, क्योंकि आपको पता ही कर्नाटक में कोयला नहीं मिलता भाई, कर्नाटक में कोयला नहीं मिलता है। ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद आप बताओ और कारखाना कौन सा है? चलते राउरकेला इस्पात कारखाना, ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाता। राउरकेला इस्पात कारखाना, बस आपको ये पता होना चाहिए है कहां। इसका स्टेट याद हो तो आपका 90% काम निकल गया। राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा में है। जर्मनी के सहयोग से ये काम की बात है, जर्मनी के सहयोग से 1959 में, मतलब भारत के स्वतंत्र होने के बाद इसको स्थापित किया गया। अब कोई काम की बात नहीं है। कोयला जरिया से मिलेगा, लो एस्क सुंदरगढ़ और केंदुझर से मिलेगा, और जल कोयल और शंख नदी से। लेकिन ये पेपर में थोड़ी आती तो। भिलाई इस्पात संयंत्र, इस्पात संयंत्र एक ही बात होती है।
आप बताइए भिलाई कहाँ है? सबको पता है साहब, भिलाई तो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़। और ये किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? रूस के सहयोग से, इतना याद रखना है। रूस के सहयोग से 1959 में। उस समय हमारे पास धन का भी अभाव था, तकनीक भी नहीं थी। हाँ, ये वाली बात है, रूस के सहयोग से। इसकी एक बात आपको और भी याद रख लेनी चाहिए, क्योंकि परंपरागत सवाल है, ये आ सकता है। इसका अधिकांश इस्पात हिंदुस्तान शिपगार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम को जाता है। मतलब यहां जो लोहा बनता है वो हिंदुस्तान शिपगार्ड, मतलब शिप बनने वाली फैक्ट्री में चला जाता है, हिंदुस्तान शिपगार्ड में चला जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आपका अगला, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर कहां है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। अच्छा, 1962 में यूके के सहयोग से स्थापित, यूके के सहयोग से स्थापित, यूके यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से स्थापित किया गया था। ओके। लोहा इसको जो मिलेगा वो नोआ मंडी से मिलेगा, कोयला रानीगंज और झरिया से मिलेगा। अब आपका आगे एक बोकारो, ये इसलिए लिख रहा हूं कि बोकारो इस्पात संयंत्र, ये सारे दूसरे देशों के सहयोग से स्थापित है। ये झारखंड में। और ये वापिस किसके सहयोग से स्थापित किया गया? रूस के सहयोग से। रूस के सहयोग से स्थापित है। और ये न्यूनतम परिवहन लागत पर आधारित है। न्यूनतम परिवहन लागत पर आधारित, न्यूनतम परिवहन लागत पर आधारित, ये आपका न्यूनतम परिवहन लागत पर आधारित है। न्यूनतम परिवहन लागत पर। बोकारो तो खुद कोयला क्षेत्र है ही, आपको पता ही है। इसके बाद हम चलते हैं विजयनगर इस्पात संयंत्र पे। विजयनगर इस्पात संयंत्र। विजयनगर इस्पात संयंत्र जो आपका है वो कर्नाटक में है, कर्नाटक के विजयनगर में। और याद रखना, स्वदेशी तकनीक पर आधारित, स्वदेशी तकनीक पर आधारित, ये पहला स्वदेशी तकनीक पर आधारित था। टोटली तकनीक हमारी थी। और इसके बाद आपको एक बात और याद रखनी, एक और कारखाना है विजाग इस्पात कारखाना। अच्छा, विजाग इस्पात कारखाना है विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में। और बेटा याद रखना, ये भारत का पहला बंदरगाह आधारित कारखाना था। भारत का पहला बंदरगाह आधारित कारखाना, भारत का पहला बंदरगाह आधारित कारखाना है ये। 1992 में स्थापित किया गया था, 1992 में स्थापित किया गया। और याद रखना, हमारा लास्ट शायद 10 नंबर आ गया होगा, सेलम होता है, स्लेम होता है, सेलम इस्पात संयंत्र। ये आपका सेलम इस्पात संयंत्र जो है वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। और इसी के साथ हमारा लो इस्पात कारखाना या लो इस्पात उद्योग जो है वो कंप्लीट हो गया। हम कल मिलेंगे, तब उद्योगों के आगे की बात करेंगे। अभी ऋतु मुझे नहीं लगता बहुत धीरे पढ़ाया गया है। ओके, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।